बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने पूरा ही फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट कर लिया था, ठीक। और उसके साथ सारे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गए थे, अलॉन्ग विद ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। हम सभी जानते हैं, सिर्फ बायोलॉजी में किसी भी टर्म के लास्ट में सिस लगाओ, दैट मींस फॉर्मेशन, ठीक है। एंड फॉर्मेशन किसकी? गैमेट की। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि गैमेटोजेनेसिस को प्रमोट कौन कर रहा है या वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअली में गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रोसीड करवा रहे हैं, ठीक। तो विटामिन ए एंड विटामिन ई, ये विटामिन ए और विटामिन ई जो है ये रोल प्ले करते हैं इन प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। विटामिन ई, अगर किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी उस पर्टिकुलर पर्सन को स्टेरिलिटी भी कॉज करेगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई में लीड्स टू स्टेरिलिटी, और स्टेरिलिटी का मतलब हम सभी को पता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो गैमेट की फॉर्मेशन ना कर पाए, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेरिलिटी। मतलब कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेरिलिटी। तो स्टेरिलिटी का सिंबल का मतलब क्या है कि वो कंडीशन जब कोई भी इंडिविजुअल किसी भी गैमेट की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, देन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टेरिलिटी। और विटामिन ई भी एक फैक्टर ही है, विटामिन ई भी एक फैक्टर ही है जो स्टेरिलिटी को लीड कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी ही सिर्फ स्टेरिलिटी को लीड करेगा, नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, स्टेरिलिटी को लीड कर सकता है कोई भी फैक्टर, ठीक है। हमने विटामिन ई जनरली ये पार्टिसिपेट, ये रोल प्ले कर रहा है इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही है तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है इट मे लीड टू स्टेरिलिटी, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस अगर हम देखें तो मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी में गैमेट की फॉर्मेशन होती है, तो वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू मेल बॉडी में गैमेट की फॉर्मेशन होनी है उसे हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू फीमेल बॉडी में गैमेट की फॉर्मेशन होनी है उसे हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। oogenesis मतलब कि फॉर्मेशन और रिलीज ऑफ एग और ओवा, ठीक है। अब अगर हम देखें कि कोई भी पर्टिकुलर गैमेट जो बन रहा है, मतलब कि जो स्पर्म है या जो एग या ओवा है, इसकी फॉर्मेशन हो किससे रही है? मतलब कि दोनों ही सेल जो है, एक्चुअली में क्या है? सेल ही है। अब स्पर्म या एग या ओवा जो है ये किस टाइप के सेल से डेवलप हो रहे हैं? दे ऑल डेवलप फ्रॉम पीजीज। पीजीज का मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। अब पीजीज क्या है? वो कोई भी पर्टिकुलर सेल जो किसी भी गैमेट को फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल और पीजीज। हम सभी जानते हैं कि जितने भी गैमेट हैं, ठीक है, जितने भी गैमेट की फॉर्मेशन होनी है वो सारे ही गैमेट होते कैसे हैं? हैप्लोइड। ये तो सभी को पता होगा कि गैमेट का प्लूरल क्या होता है? हैप्लोइड। अब ये जो गैमेट है ये जनरली दो तरह की बॉडी से मिलकर बना हो सकता है। एक वो बॉडी
प्लॉइडी लेवल कैसा हो, हैप्लॉइड, और दूसरी वो बॉडी जिसका प्लॉइडी लेवल कैसा हो, डिप्लॉइड। ठीक है, ये हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि वो सारे ही ऑर्गेनिज्म, वो सारे ही इंडिविजुअल जो कैसे हैं, हैप्लॉइड नेचर के, वो भी गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे, जो डिप्लॉइड नेचर के हैं वो भी गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे। डिफरेंस क्या है कि कोई जब हैप्लॉइड बॉडी गैमेट की फॉर्मेशन कर रही होती है तो तब गैमेट की फॉर्मेशन किसके थ्रू होगी, थ्रू माइटोसिस। ठीक है, और जब डिप्लॉइड बॉडी किसी भी गैमेट की फॉर्मेशन कर रही होगी तो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। ठीक है, डिप्लॉइड बॉडी को जब भी किसी भी गैमेट की फॉर्मेशन करनी होती है देन दे ऑल अंडरगोस मियोसिस डिवीजन। ठीक है, टू फॉर्म अ गैमेट। ठीक है, किसी भी हैप्लॉइड बॉडी में कभी भी मियोसिस नहीं होती है गैमेट की फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो बॉडी खुद ही हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड बॉडी ही बनानी है उनसे। ठीक है, तो जनरली वो अपने सेल को डिवाइड करके ही गैमेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, तो पीजीज जो है दे आर एक्स्ट्रा गोनेडल इन ओरिजिन। एक्स्ट्रा गोनेडल इन ओरिजिन का मतलब है कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में जब पीजीज की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जब जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर्स डेवलप हो रही होती हैं तो उस पर्टिकुलर जर्मिनल एपिथेलियम से प्राइमोर्डियल जर्म सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल अपने एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक कंडीशन में, अपने एम्ब्रायोनिक कंडीशन में क्या होता है, पहले वो प्रेजेंट होता है इन यॉक sac and then it migrates to the gonads। ठीक है, अब ये जो पीजीज है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये ओरिजिनेट किससे हो रहे हैं, फ्रॉम मीसोडर्म। ठीक है, पीजीज ओरिजिनेट किससे होते हैं, फ्रॉम मीसोडर्मल सेल्स। ठीक है, ये मीसोडर्मल सेल्स पहले बाहर बन रहा होगा, फिर उसके बाद वो माइग्रेट करेगा यॉक सैक में, और फिर जब एम्ब्रायो डेवलप मैच्योर हो रहा होगा तो मैच्योरेशन के टाइम पे ये पीजीज जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं फिर से कहां पे, गोनैड्स। ठीक है, अब वो गोनैड्स जनरली है क्या, कोई भी सेक्स ऑर्गन। कौन सा सेक्स ऑर्गन, वो ऑर्गन जो गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में गैमीट कहां बन रहे हैं, टेस्टिस में। ठीक है, और फीमेल में गैमीट कहां बन रहे हैं, इन एंड ओवरी। ठीक है, तो ये थोड़ा नॉर्मल इंट्रोडक्शन था गैमेटोजेनेसिस का। तो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों ही पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म क्या है, ये मेल गैमेट है। ठीक है, तो अगर हम देखें, अभी मैंने बताया था कि जितने भी गैमेट हैं वो गैमेट जनरली ओरिजिनेट कहां हो रहे हैं, फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है,
टेस्टिस में देखा था कि एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड दे आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिस में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है येलोइश इन कलर एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जनरली 3 टाइप के सेल प्रेजेंट थे। कौन कौन से? एक जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरा सर्टोली सेल्स और तीसरा लिडेक्स सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। ठीक है, और लिडेक्स सेल का ही दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट टेंटिकुलर सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। सॉरी, फर्स्ट टेंटिकुलर सेल्स हम जनरली नर्व सेल्स को ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट कहां है? ऑन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अलोंग विद सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब देखो ये जो सर्टोली सेल्स है ये कहां प्रेजेंट है? ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेसमेंट मेम्ब्रेन में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है और इन्हीं सर्टोली सेल्स के साथ प्रेजेंट क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। जब हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ रहे थे तब ये देखा था कि जर्मिनल एपिथेलियम जो है यही स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेगा बाय अंडरगोइंग वेरियस टाइप ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फाइनली वो क्या बनाएगा? स्पर्म और अ मैच्योर मेल गैमेट। ठीक है, अब जर्मिनल एपिथेलियम सर्टोली सेल्स के साथ प्रेजेंट है। अब इन दोनों ही सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। मतलब कि थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स आर एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स। मतलब कि अगर हम देखें ये सर्टोली सेल्स है तो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स कुछ इस तरह से सर्टोली सेल्स में एम्बेड होंगे। ठीक है, ऐसे में अब देखो ये एम्बेड कब तक रहेंगी? जब तक ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है ये स्पर्म्स में मैच्योर नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक जर्मिनल एपिथेलियम जब तक मैच्योर गैमेट स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है ये सर्टोली सेल्स के साथ क्या रहेंगे? अटैच में रहेंगे। ठीक है, थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, अब जब स्पर्म मैच्योर होने लगेगा तो ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करेंगे? सर्टोली सेल से डिटैच होंगे और फिर उसके बाद वो माइग्रेट कर जाएंगे पहले रिटेटेशियस में, रिटेटेशियस से वैसाइफ्रेंशिया में और फिर वैसाइफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में और फिर एपिडिडाइमिस में वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हो जाते हैं? वहां स्टोर रहते हैं। फिर उसके बाद या थ्रू इजैकुलेशन वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएंगे या फिर वो एपिडिडाइमिस में क्या हो जाएंगे? रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखें कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है ये सर्टोली सेल्स में एम्बेड रहती है, इनके साथ कनेक्टेड रहती है थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। और तब तक कनेक्ट रहेंगी जब तक जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो है ये स्पर्म्स में मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, आगे का समझ। अब क्या हुआ कि जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये स्पर्म में मैच्योर हुआ और सर्टोली सेल से क्या हो गया? डिटैच हो गया। ठीक है, अब वो पूरा ही प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म्स जो है वो सर्टोली सेल से लिबरेट हो जाती है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक, स्पर्मिएशन का मतलब क्या है? लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स। फिर इसके बाद अगला टर्म यही पर आता है सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब है अगर स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बाहर माइग्रेट कर चुकी हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेमिनेशन। अगला टर्म है इजैकुलेशन। ठीक है, इजैकुलेशन का मतलब क्या है?
इजैकुलेशन का मतलब है कि अगर स्पर्म जो है वो पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो चुका है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद एक टर्म और आता है यहीं पे, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का सिंपल सा मतलब है इंसर्शन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वेजाइना। ठीक है, इंसेमिनेशन हम किसे बोल रहे हैं? अगर स्पर्म की एंट्री फीमेल वेजाइना में हो जा रही है, देन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, सेमिनेशन और इंसेमिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इजैकुलेशन किसे बोल रहे हैं? अगर स्पर्म जो है वो बॉडी से बाहर इजैकुलेट हो जा रहा है, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जा रहा है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन। ठीक है, और स्पर्मेशन हम किसे बोल रहे हैं? अगर स्पर्म से जो है वो फर्टाइल सेल से क्या हो जाए, लिबरेट हो जाए, देन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पर्मेशन। ठीक है, आया समझ? अब देखो, फर्टाइल सेल जो है ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, एक पर्टिकुलर बैरियर की फॉर्मेशन करता है, and that barrier is called as blood testis barrier। ठीक है, अब क्या होता है कि जितने भी गैमेट जिस किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में बन रहे हैं, ठीक है, तो ये गैमेट है कैसे? हैप्लॉइड। जबकि हमारी बॉडी का बॉडी लेवल क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, तो अगर किसी भी डिप्लॉइड बॉडी में किसी भी गैमेट, किसी भी हैप्लॉइड बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, तो हमारी बॉडी, वो डिप्लॉइड बॉडी क्या करेगी? उस पर्टिकुलर हैप्लॉइड बॉडी को भी एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करेगा। और अगर फॉरेन बॉडी, और अगर वो डिप्लॉइड बॉडी किसी भी पर्टिकुलर हैप्लॉइड बॉडी को, हैप्लॉइड सेल को एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये एंटीबॉडी बनाएगा और ये क्या करेगा? इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता? क्या किसी भी पर्टिकुलर डिप्लॉइड इंडिविजुअल में क्या किसी भी गैमेट की फॉर्मेशन हो रही होती? नहीं हो रही होती। लेकिन होती है, क्यों होती है? ड्यू टू दिस ब्लड टेस्टिस बैरियर इन मेल। ठीक है, तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करता है? ये स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही हैप्लॉइड सेल को, अपने ही गैमेट को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम फर्टाइल सेल्स की बात करें, ठीक है, तो फर्टाइल सेल्स या नर्व सेल्स, ठीक है, इनका मेजर फंक्शन क्या था कि ये डेवलप हो रहे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फर्टाइल सेल्स का मेजर फंक्शन क्या है? वो डेवलप हो रहे स्पर्म को न्यूट्रिशन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्टाइल सेल्स जो है, ठीक है, वो कुछ वेरियस टाइप ऑफ अदर हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है, जैसे कि AMF। AMF का मतलब एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक टर्म पढ़ेंगे, फ्री मार्टिन। ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि जैसे किसी भी फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम में अगर दो बेबी है, जिसमें से एक क्या है मेल और दूसरा क्या है फीमेल, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फीमेल है ना वो जनरली स्टेराइल रह जाती है, जबकि मेल फर्टाइल होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री मार्टिन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मेल में जो सेक्स हार्मोन सीक्रेट होगा वो फीमेल के कंपैरिजन में पहले होता है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर सेक्स हार्मोन क्या करेगा? वो ऑपोजिट एम्ब्रियो की मैच्योरेशन को सप्रेस करने का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा?
कि वो पर्टिकुलर फीमेल एम्ब्रियो जो है वो कैसी रह जाएगी, स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री मार्टिन। हालांकि ये पढ़ेंगे जो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो एंटीमिलेरियन फैक्टर ये उसी से थोड़ा रिलेटेड है। जैसे क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एम्ब्रियो को मेल में डेवलप होना है या फीमेल में डेवलप होना है, उसके लिए क्रोमोसोम्स तो रिस्पांसिबल है, बट उस क्रोमोसोम के अलावा दूसरा फैक्टर कौन सा है जो किसी भी पर्टिकुलर एम्ब्रियो को मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में डेवलप करने का काम करता है, एंड दैट इज हार्मोन। कौन से हार्मोन? सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो ये एंटीमिलेरियन फैक्टर एएमएफ क्या करता है, ये किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, एएमएफ का मेजर काम क्या है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये एएमएफ का रोल स्पर्मेटोजेनेसिस में किस तरह से, ये क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर मेल एम्ब्रियो में फीमेल गोनेड के कैरेक्टर को सप्रेस करने का काम करेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एम्ब्रियो चाहे वो पर्टिकुलर मेल में डेवलप हो रहा हो चाहे फीमेल में डेवलप हो रहा हो, उसमें अपोजिट सेक्स हार्मोन सीक्रेट तो होते ही हैं, भले ही वो कितने भी लेस क्वांटिटी में क्यों ना हो, लेकिन होते हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर एम्ब्रियो जो है उसमें कोई दूसरे सेक्स का कैरेक्टर डेवलप ना हो जाए, इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है, एएमएफ, दैट इज एंटीमिलेरियन फैक्टर। ये क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर मेल एम्ब्रियो में फीमेल गोनेड के कैरेक्टर को सप्रेस करने का काम करेगा। ठीक है, अगला है इनहिबिट। ठीक है, इनहिबिट का काम क्या है, ये इनहिबिट क्या करेगा ना, जब किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में स्पर्म्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होने जाएगा, मतलब कि एक्सेस होता जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप करने का काम करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, इनहिबिट। और इनहिबिट का मेजर फंक्शन क्या है, ये इनहिबिट करेगा एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक और हार्मोन है दैट इज एबीपी। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है कि अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है सेक्स हार्मोन, और मेल बॉडी में सेक्स हार्मोन जनरली क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये एबीपी क्या करेगा, ये एबीपी टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, एबीपी क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करेगा। क्यों, ताकि प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में स्पर्म्स जो है वो प्रॉपरली मैच्योर हो सके, प्रॉपर अब डेवलप्ड मैच्योर स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, इसके लिए टेस्टोस्टेरोन का पर्टिकुलर कंडीशन प्रेजेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एबीपी क्या करेगा, कि टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, आगे ऐसा है, तो ये रोल था फोटोनी सेल्स का इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नोट कर सकते हो इसे। स्पर्मेटोजेनेसिस हम किससे बोल रहे थे, जनरली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर हम देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म मतलब कि क्या, अ हैप्लॉइड बॉडी, अ हैप्लॉइड सेल। इस हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन किससे होती है, फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेल। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये बहुत सारे फेजेस में परफॉर्म होता है, इट अंडरगोस वेरियस फेजेस, और उस पर्टिकुलर वेरियस फेजेस में क्या होता है कि वो डिप्लॉइड सेल जो है जिसे स्पर्म की फॉर्मेशन करनी है, इट विल अंडरगो डिवीजन फेज, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, और उसमें डिवीजन होगा, मैच्योरेशन होगा, और फाइनली वो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो हमें ये सब पढ़ते हैं आगे। अब
हमें बनाना क्या है, गैमीट। हम सभी जानते हैं कि हम सभी कैसे हैं, डिप्लॉइड बॉडी, मतलब कि गैमीट जो बनेगी उसको बनना किससे, एक डिप्लॉइड सेल से। तो अगर हम देखें तो जितने भी डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं अभी ह्यूमंस की, ठीक है, तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो 23 पेयर है या ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, ये किस तरह है, दैट इज 44 प्लस x प्लस y, ठीक है। ये हमारे पास, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्या है, डिप्लॉइड सेल का क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, ठीक है, दैट इज 44 प्लस XY। अब इसी पर्टिकुलर डिप्लॉइड सेल में होना क्या है, मियोसिस, तभी तो गैमीट बनेगी। अभी मैंने बताया था कि जब भी किसी भी डिप्लॉइड सेल को गैमीट फॉर्मेशन करनी होती है, देन इट ऑलवेज यूज्ड टू परफॉर्म मियोसिस, ठीक है। तो अब ये जो सेल डिवाइड होंगे, ये किसमें बनेंगे, 22 प्लस x और 22 प्लस y, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिप्लॉइड सेल जो है वो दो हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करेगा बाय अंडरगोइंग मियोसिस, ठीक है। और ये जो हैप्लॉइड गैमीट, जो हैप्लॉइड सेल बन रहा है किसी भी डिप्लॉइड इंडिविजुअल में, इसी हैप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, जनरली गैमीट, ठीक है। तो जितने भी गैमीट बन रहे होंगे उसमें या फिर ये अरेंजमेंट होगा या फिर ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये पूरा पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम दोबारा से देखेंगे जो हम जेनेटिक्स में सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस 3 से 4 फेजेस में परफॉर्म होता है। पहला देखते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का सिंपल सा मतलब है कि जो डिप्लॉइड सेल होगी, ठीक है, वो डिप्लॉइड सेल क्या करेगी, इट विल अंडरगो माइटोसिस टू इंक्रीज इट्स नंबर, इट विल अंडरगो माइटोसिस टू इंक्रीज इट्स नंबर। ये क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। अगला है सेकेंड, ग्रोथ फेज, ठीक है। अब माइटोसिस के थ्रू ये जो दो नए डिप्लॉइड सेल बने हैं, जो दो नए जर्म सेल बने हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये अपने साइज को एनलार्ज करेंगे। क्या करेंगे, अपने साइज को एनलार्ज करेंगे, ठीक है। सिंपली ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ फेज में सिंपली जो डिप्लॉइड सेल है वो क्या कर रहे हैं, अपने साइज को एनलार्ज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है मैचुरेशन फेज, ठीक है। अब मैचुरेशन फेज ये जनरली फिर से 2 फेज में परफॉर्म होता है, ये फिर से 2 स्टेजेस में परफॉर्म होता है। पहला क्या, कि जो डिप्लॉइड सेल था, ठीक है, इस डिप्लॉइड सेल में इट विल अंडरगो मियोसिस, नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस, और कौन सा मियोसिस, मियोसिस 1, ठीक है। अब मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, ये फिर से 2 नए सेल की फॉर्मेशन होगी, बट अब यहां पे हो क्या गया, मियोसिस, और मियोसिस जब भी होती है क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डिप्लॉइड सेल में क्या हुआ, मियोसिस परफॉर्म हुई, फर्स्ट मियोसिस परफॉर्म हुई और 2 नए हैप्लॉइड सेल बने, ठीक है। बट देखो मियोसिस कभी भी एक सिंगल फेज में परफॉर्म नहीं होता, हमेशा 2 फेज में ही मियोसिस परफॉर्म होता है। तो एक बार फिर से इन दोनों ही हैप्लॉइड सेल में दोबारा से मियोसिस होगी,
और अब इस मियोसिस के लास्ट में हमें 4 नए डिप्लॉइड सेल मिल चुके होंगे। ठीक है, ये 4 नए हैप्लॉइड सेल हमें मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। अब ये जो 4 नए हैप्लॉइड सेल हमें मिले हैं, यही 4 नए हैप्लॉइड सेल क्या करेंगे, अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे टू फॉर्म अ मैच्योर स्पर्म। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर स्पर्म को हम स्पर्मेटोजू भी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या हुआ था कि मैच्योरेशन फेज हमने देखा था, मैच्योरेशन फेज परफॉर्म हुआ था, और इसी मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि मियोसिस परफॉर्म होती है। मियोसिस 1 परफॉर्म हुई, हमें 2 नए हैप्लॉइड सेल मिले, फिर मियोसिस 2 परफॉर्म हुई और इस 2 नए हैप्लॉइड सेल से अब हमें 4 नए हैप्लॉइड सेल मिल गए, और यही 4 नए हैप्लॉइड सेल मैच्योर होकर ट्रांसफॉर्म होकर फॉर्म करते हैं स्पर्म्स। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसे हम बोलते हैं फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल है जिसके थ्रू पहले क्या परफॉर्म होगा, माइटोसिस डिवीजन, फिर उसके बाद मियोसिस होगी, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और लास्ट में हमें एक मैच्योर स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमें एक मैच्योर स्पर्म मिल जाएगा। मतलब अब हमें क्या मिल गया, एक गैमीट मिल गया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो चारों ही फेज परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये चारों ही फेज दे ऑल आर परफॉर्म्ड कंबाइनली इन अ सिंगल स्टेप। जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो डिप्लॉइड सेल जिसे हम बोल रहे हैं, जिसको हमने बोला था स्टार्टिंग में प्राइमोर्डियल जर्म सेल, मतलब कि जिससे हमें एक मैच्योर स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है, जिससे हमें एक मैच्योर स्पर्म मिलना है, उसे हम जनरली क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया वो डिप्लॉइड सेल है जिससे हमें क्या मिलेगा, एक मैच्योर स्पर्म मिलेगा, एंड इट विल अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा और क्या बनाएगा, एक एनलार्ज स्पर्मेटोगोनिया, और उस पर्टिकुलर एनलार्ज स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब देखो मियोसिस डिवीजन हो पहली बार किसमें रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट विल अंडरगो मियोसिस 1 टू फॉर्म अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुई और हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिले, और यही 4 हैप्लॉइड सेल ट्रांसफॉर्म होकर क्या फॉर्म करेंगे, मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये पूरा ही साइकिल था किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, आगे साइकिल, ये साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सा सेल जो है, कौन सी सेल में माइटोसिस डिवीजन हो रहा है या मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1 या मियोसिस 2 किस पर्टिकुलर स्टेज में परफॉर्म हो रही है, किस पर्टिकुलर फेज में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये साइकिल पर्टिकुलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, और ये पर्टिकुलर अच्छा अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो जनरली 3 फेज ही दिए गए हैं, जबकि लास्ट फेज में लास्ट स्टेप में उसने सिंपली बताया हुआ है कि जो 4 हैप्लॉइड सेल हमें मिलेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 वो जनरली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इसमें स्पर्म्स में। ठीक है, तो ये पूरा ही साइकिल था स्पर्मेटोजेनेसिस।